हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इशमीत कौर। मैं आपकी सीएमए फाउंडेशन में पेपर नंबर 4 मैथ्स की फैकल्टी। पेपर नंबर 4 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड आज से हम आपका पेपर नंबर 4 मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो मैथ्स में देखो, हम इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैथ्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड हैं, मैथ्स के पेपर का पैटर्न क्या है, इंस्टीट्यूट आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और किस फॉर्म में पूछता है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हमारे सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 मैथ्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके सिलेबस के। आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा बिजनेस मैथ्स एंड सेकेंड पार्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब बिजनेस मैथ्स में हम कुछ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब ये क्यों होते हैं मैथ्स में, आपको इंट्रोड्यूस क्यों किए गए ये सब्जेक्ट्स आपको मैथ्स में, या ये टॉपिक आपको मैथ्स में। एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से तो आप स्टैटिस्टिक्स काफ़ी कुछ कवर कर चुके हो। +1 +2 की इकोनॉमिक्स में जो आपको स्टैटिस्टिक्स थी, सेम यहाँ पे वही है, बट यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके इस सब्जेक्ट के? हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बेसिक मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट हमसे इस सब्जेक्ट में ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें बेसिक मैथ्स के बारे में एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन यूज दैट नॉलेज इन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। हमने मैथ्स को, स्टैटिस्टिक टूल्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करना है। अब आइडेंटिफाई रीजनेबलनेस इन कैलकुलेशन, अप्लाई द बेसिक कंसेप्ट एज एन इफेक्टिव क्वांटिटेटिव टूल, एक्सप्लेन एंड अप्लाई मैथमेटिकल टेक्निक्स, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करनी है। डेमोन्स्ट्रेट टू एक्सप्लेन द रेलेवेंस एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। सो ये थे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है? आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट्स में? फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथ्स, जिसमें हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी, ग्राफ्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से एग्जामिन करेगा, कौन से एरिया में से कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड है कि आएगा। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो पेपर है मैथ्स का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर्ड हैं एंड सेक्शन बी में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक कवर्ड है। सो बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है आपका एल्जेब्रा, अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा। ये 2 पार्ट्स हैं आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के। अब अर्थमेटिक्स में आप कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे? अर्थमेटिक्स में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे रेशो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अराइज होगा ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट के माइंड में कि ये सब्जेक्ट हमें है ही क्यों, क्योंकि मैथ्स को हम किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में। मैथ्स आपके प्रोफेशनल कैरियर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप चाहो तो जो मैथ्स में हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रेशो सॉल्व करनी आती हैं
तो आपको टू आइटम्स के बीच में या टू क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना आएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम के लिए। इसमें आपने क्या सीखोगे, इसमें आप देख सीखोगे बेसिकली डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड। आपको डाटा कलेक्ट करके दे दिया जाएगा, अब उस डाटा को आपने किस तरह से समराइज करना है ताकि आप उस डाटा को एनालाइज कर सको, ये पार्ट रहेगा हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। हम डाटा की मीन फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए ऑन एन एवरेज हमारी डाटा में कौन से वैल्यूज हैं। हम डाटा की मोड फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही हैं, मतलब कौन से। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी फर्म का ऑडिट करने गए एंड उसमें आपको फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर दे दिया। सो आपने क्या किया, आप मीन मीडियन के मोड के थ्रू उस कॉस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कॉस्ट ज्यादा रिपीट हो रही है, कौन सी कॉस्ट जो है ऑन एन एवरेज ज्यादा प्रोपोर्शन ऑक्युपाई कर रही है एज टोटल कॉस्ट का। नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में कि किसी भी दो डाटा सेट्स को या दो डाटा सीरीज को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उसमें रिलेशन क्या है। अगर एक डाटा सेट की सीरीज बढ़ेंगी तो दूसरे डाटा सेट की सीरीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड किस तरह से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिमांड कैसे रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस कैलकुलेट करना। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की कि हमारा पैटर्न क्या होगा। बिजनेस मैथमेटिक्स का आपका 40% वेटेज रखती है आपके पेपर में, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के पेपर में से आपको 40 मार्क्स का पेपर जो होगा वो बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में से आएगा एंड स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स में से आपको 60 मार्क्स का कवर्ड होगा एंड टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स एंड दिस इज इंडिविजुअल वेटेज मैंने दी हुई है। अलजेब्रा 20%, अर्थमेटिक भी 20%, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा 10%, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 30 मार्क्स का क्वेश्चंस में पेपर में 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए भी और आपके इस करिकुलम के लिए भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट्स के बारे में कि सिलेबस के क्या क्या कंटेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिजनेस मैथमेटिक्स के कंटेंट्स हैं आपके, जो कि 40 मार्क्स की आएगी आपको पेपर में, उसके दो पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। अर्थमेटिक में फर्दर 3 टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं, इंस्टीट्यूट ने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, रेशो, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस। रेशोज, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस में जो कि हम आज ही इसी लेक्चर में आपका ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेशोज, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस में हम सीखेंगे कि किसी भी 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए मैं किस तरह से रेशो फाइंड आउट कर सकती हूँ एंड उस रेशो को मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये तो ऑब्वियस ही है कि सिंपल इंटरेस्ट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू these types of calculations in our practical situations, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेसिकली हम इसके इसमें सीरीज के पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो सीरीज हैं वो कोई पैटर्न फॉलो करती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको सीरीज दी 2, 4, 6 एंड 8। सो ये सीरीज क्या है, ये आपकी एक पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या पैटर्न फॉलो कर रही है कि इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सो बेसिकली इन प्रैक्टिकल लाइफ, देखो आप जितना ज्यादा मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करोगे ना, उतना ज्यादा आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत ईजी होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होगा, आपको सीरीज दे दी जाएंगी
डाटा सेट्स दे दिया जाएगा एंड आपको किसी भी दो आइटम्स में, कॉन्टिन्यूअस आइटम्स में रिलेशन समझने में इजी होगा। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको सेट थ्योरी, सेट थ्योरी मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सेट थ्योरी। इंडिसेस एंड लैगोरिदम्स, बेसिकली हम इसमें पार्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी हमें इक्वेशन में अगर पार्स आ गई हैं या लॉग्स आ गए हैं तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब अगर हमें किसी ग्रुप ऑफ आइटम्स में से उन आइटम्स को अरेंज करना है तो हम परमुटेशन का यूज करते हैं। सेलेक्ट करना है किसी ग्रुप ऑफ आइटम्स में से तो कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस वाला टॉपिक तो आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते ही होंगे कि अगर इन प्रैक्टिकल लाइफ आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाती है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। सो ये था हमारा कंटेंट किसका, बिजनेस मैथमेटिक्स का। अब आगे चलते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कंटेंट में, ठीक है। सो बिजनेस मैथ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये आपका 60 मार्क्स का वेटेज रखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट है हमारा स्टेप स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब कि मैं अपने डाटा को किस तरह से अरेंज करूं कि मुझे एनालाइज करना उसको इजी हो जाए। हम इस यूनिट में ये सीखेंगे, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, डाटा को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या सीखेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये सीखेंगे कि अब आपने डाटा को अरेंज कर लिया, अब बारी आती है उसको एनालाइज करने की कि आपके डाटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह की पॉपुलेशन है डाटा में। सो ये हम एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स, फर्स्ट है मीन मीडियन मोड फाइंड आउट कर लो, या रेंज क्वार्टाइल्स डेविएशन फाइंड आउट कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कार्ल पियर्सन्स एंड बॉलेस कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्वेनेस। ये टेक्निकल टर्म्स हैं सारी, इसमें से कुछ टर्म्स के बारे में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो एंड कुछ टर्म्स आपको नहीं लगेंगी। ये हम आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोरिलेशन रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी दो डाटा सेट्स को अगर मुझे कंपेयर करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइजेस दे दिए गए कमोडिटीज के, अब आपको एनालाइज करना है इन प्राइजेस के अगेंस्ट डिमांड किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो हम कोरिलेशन रिग्रेशन की मदद से कर सकते हैं। मतलब प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन रहेगा वो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ चांसेस हैं आपके फेवरेबल इवेंट के होने के, क्या परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं फेवरेबल इवेंट के होने के। सो ये तो बात रही आपके कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की। इंस्टीट्यूट आपका ने जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न फ्रेम किया हुआ है वो है, इंस्टीट्यूट ने जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न फ्रेम किया हुआ है वो फ्रेम किया है 50% डिस्क्रिप्टिव है एंड 50% ऑब्जेक्टिव टाइप है। यानी कि 50 मार्क्स का आपको टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा 3 आवर्स का, जिसमें से 50 मार्क्स का आपको आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड एंड 50% डिस्क्रिप्टिव। सो आपका स्कोरिंग वाला पार्ट कौन सा होना चाहिए, आपका स्कोरिंग वाला पार्ट ऑलवेज एमसीक्यू होना चाहिए। आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि एमसीक्यू पार्ट आपको पास परसेंटेज दिलवा दे एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको तैयारी करनी है रैंक की, ठीक है। 50% मार्क्स चाहिए आपको ओवरऑल पास होने के लिए एक ग्रुप में। अब ये तो बात थी हमारी मैथ्स के कंटेंट के बारे में। देखो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मुझे उस सब्जेक्ट को समझना चाहिए कि मुझे वो सब्जेक्ट किस तरह की नॉलेज देना चाहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 1 की, जो कि आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास आपका रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेशोज एंड प्रोपोर्शंस में। रेशोज क्या होती हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स की रेशोज होती हैं, कितने टाइप्स के प्रोपोर्शंस होते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोपोर्शन की थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो एक थ्योरम आपको लास्ट में मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ रेशियोज। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ रेशियोज से। रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब किसी भी 2 आइटम्स को कंपेयर करना। रेशो इज ए कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड होनी चाहिए। मीटर एंड सेंटीमीटर को कंपेयर नहीं कर सकते, लीटर एंड सेंटीमीटर को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशियोज कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, इन ए क्लास टेस्ट A secured 80% marks and B secured 40% marks out of 100. Then we can compare that A secures double, that is 8 divided by 42. अब देखो इसमें हम रेशो का मतलब इन दोनों को कंपेयर किया, 80 मार्क्स एंड 40 मार्क्स को, लेकिन कंपैरिजन पॉसिबल कब हुआ? जब यूनिट सेम थे, यानी कि मार्क्स। एंड कंपैरिजन कैसे किया? डिवाइड करके 80 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 2। सो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी रेशो। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज के बारे में। रेशियोज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? इन द रेशियो A:B, अगर हम हमेशा रेशियो को A:B की फॉर्म में लिखते हैं। A जिसमें से A डिवाइडेड बाय B से ही बना है हमारा A:B। A टर्म को क्या कहते हैं? A एंड B आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। A is called antecedent and B is called consequent. So basically अगर हम लिखते हैं A divided by B और इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है तो A:B, जिसमें A को हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट, एंड B को हम क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। द वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन्स अनचेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन्स अनचेंज व्हेन द टर्म्स ऑफ रेशियोज आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अगर हम रेशो की टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो उस रेशो की वैल्यू सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे 4:8 मेरे पास रेशो है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, हमारे पास रेशो है 2:4। 2:4 एक रेशो है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी कि दोनों टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 4:8। बट इस रेशो को आप सिंप्लीफाई करोगे और तो 2:4 ही आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन अगर हम करें टर्म्स ऑफ द रेशियोज की, किससे? सेम नंबर से। डिफरेंट नंबर से करोगे तब नहीं आएगा, सेम नंबर से करेंगे तो रेशियो अनचेंज रहेगी। सेम इज द केस विद डिवीजन। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी है 2 और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू द सेम डिनोमिनेटर। अगर मुझे 3/4 और 8/12 को कंपेयर करना है, यानी कि मुझे 3:4 और 8:12 ये 2 रेशियोज होगी, इनको कंपेयर करना है, देन इन दिस केस मैं रेशियोज को कंपेयर सिर्फ तभी कर पाऊंगी जब इन दोनों रेशियोज के डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुए तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। अब डिनोमिनेटर किस तरह से सेम करेंगे? आपने क्या करना है, 12 का जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3:4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो क्या आ जाएगा 9:12,
एंड दूसरी रेशो कौन सी है 8:12. सो हम ये लिख सकते हैं कि 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12. सो ये था थर्ड प्रॉपर्टी कि हमने रेशियोज को कंपेयर किस तरह से करना है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट हमने अब टॉपिक कवर करना है रेशियो ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के बारे में. रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो, आपकी रेशियोज में टू टर्म्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. कौन सी? A:B. A फर्स्ट टर्म है और B सेकेंड टर्म है. A को हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंड B को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. अब अगर एक रेशियो में A की वैल्यू B के बराबर है तो उसको हम कहते हैं इक्वल रेशियो. इक्वल रेशियो कहते हैं. जैसे कि 2:2, 1:1, ये क्या है? इक्वल रेशियो है. लेकिन अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन है B के तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी. जैसे कि इसका एग्जाम्पल हुआ आपका 4:7, 3:8. ये क्या है? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. सिमिलरली अगर आपकी रेशियो में A इज लेस देन B है तो इसका मतलब आपकी वो रेशियो कौन सी है? लेसर इनइक्वालिटी की है. सो आपको इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? आपको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि इन ए रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी बताओ कि A इक्वल्स टू B होता है या A ग्रेटर देन B होता है या A लेस देन B होता है. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर करना है डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज के बारे में. कौन से तरह की रेशियोज जो हैं वो होती हैं. सो डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज में सबसे पहला है कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो का मतलब इफ टू और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो. टू और मोर रेशियोज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम कंपाउंड रेशियो के बारे में कहते हैं. जैसे कि रेशियो A:B और C:D है. सो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा? ACE:D और BDF. यानी कि तीन रेशियोज हैं हमारे पास. तीन रेशियोज हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं A:B एंड C:D and E:F. A:B, C:D and E:F. सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें A:C:E. A मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय E:B मल्टीप्लाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय F. यानी कि अगर मैं आपको 3:8 का कंपाउंड रेशियो 3:8 एंड 4:7 की कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करने को कहूं तो क्या होगी? 3 4 12 एंड 8 7 56. 12:56. ये होगी कंपाउंड रेशियो किसकी? इन दोनों रेशियोज की. नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ना है डुप्लीकेट रेशियोज के बारे में. डुप्लीकेट रेशियोज का मतलब क्या हुआ? जब हम रेशियोज का स्केयर कर देते हैं. जैसे कि 3:8 की डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? 3 का स्केयर इज टू 8 का स्केयर. यानी कि 9:64. If two equal ratios are compounded together, two equal ratios are compounded together. So मैंने क्या किया? मैंने टू इक्वल रेशियोज को कंपाउंड कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब जब हम 3 इक्वल रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो. जैसे कि A³ इज टू B³. एंड सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट मतलब जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर देते हैं. जैसे कि A:B, इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? इसका स्क्वायर रूट. एंड A:B की सब ट्रिप्लीकेट क्या होगी? इसका क्यूब रूट. ठीक है. सो इसका क्या होगा? क्यूब रूट. जैसे कि यहां पे ये एग्जांपल में आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड रेशियो. क्या होता है कॉन्टिन्यूड रेशियो का मतलब? जो रेशियो कॉन्टिन्यू रहती है दो से ज्यादा टर्म्स में भी.
जैसे कि रेशो 8:12:30, 4:6:15, ये किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टिन्यूड रेशो का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या होंगे हमारे रेशोज के केस में? सबसे पहले रेशो को हमने सेम यूनिट्स में करना होगा, मतलब अगर किसी भी दो क्वांटिटीज की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है तो उसको हमें सेम यूनिट्स में करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 रुपीज और पैसे को मुझे कंपेयर करना है, तो मैंने रुपीज को भी पैसे में कंपेयर किया, कन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने रेशो कैलकुलेट की। When the quantity is increased by given ratio multiplied by the quantity by greater ratio, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वो ग्रेटर रेशियो होगी, व्हेन द क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय गिवन रेशियो तो वो लेसर रेशियो होगी। मतलब अगर A इज ग्रेटर देन B होगा तो वो ग्रेटर रेशियो है, अगर A इज लेस देन B है तो वो लेसर रेशियो है। When both increasing and decreasing of quantities are present in a problem, multiply the quantity by a greater ratio in increase and multiply the result by lesser ratio to obtain the final results. So ये हमने पढ़ा रेशियोज के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि हम अपनी क्लास नंबर 2 में रेशियोज की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारे इसी चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यानी कि प्रोपोर्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।